हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सर्वेश्वर स्टडी चैनल पर। दोस्तों, मैं संदीप यादव आज आपके लिए लेकर के आए हैं सामान्य हिंदी से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो सामान्य हिंदी का एक चैप्टर है संज्ञा से अवयव तक। मैं यहाँ पर क्वेश्चंस कराऊंगा, इन्हीं से क्वेश्चंस आ जाएंगे, आपको मिल जाएगा। और मैं आपको एक बात बता दूँ, जो सामान्य हिंदी में पढ़ा रहा हूँ ये बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, बहुत डीपली भी पढ़ा रहा हूँ और बहुत नॉर्मली भी पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, जो भी हम क्वेश्चंस यहाँ पर हिंदी से करा रहे हैं, इन क्वेश्चंस को कीजिएगा। इसके बाद मैं इनके प्रैक्टिस सेट्स भी कराऊंगा। अगले सप्ते में जो 1 तारीख से लेकर के 1 सितंबर से लेकर के 5 से 10 तारीख तक के बीच, यानी कि 1 से लेकर के 10 तारीख तक, यानी कि 10 दिन हो जाएंगे। उस 10 दिन में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। उन्हीं प्रैक्टिस सेट से आपको हर बार कोई ना कोई क्वेश्चंस अवश्य मिलेगा और आपके एग्ज़ाम में मिलेगा। इसलिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ सामान्य हिंदी में, आप प्लीज़ वीडियो को पूरा पढ़ें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हम जो भी वीडियोज आपको लिए बनाते हैं वो आपको नोटिफिकेशंस के रूप में मिल जाए। और दोस्तों, यह सर्वेश्वर स्टडी चैनल सदा हम अपने बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि हर भारतीय के लिए हमेशा हमेशा उसके साथ रखते हैं। और आप सब भी मेरा सहयोग दीजिए, मैं आपका सहयोग पढ़ा करके दे रहा हूँ। आप देखिएगा दोस्तों, पूरा का पूरा वीडियोस देखेंगे तभी आपको पढ़ाई में अच्छा लतब लगेगा, तभी आप समझेंगे कि हाँ कैसी पढ़ाई चल रही है, अच्छी चल रही है। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप देखिएगा दोस्तों, वो प्रश्न क्या है। वो प्रश्न है, पहला प्रश्न पूछा गया है, शब्द और पद किसे कहते हैं। दोस्तों, शब्द यदि पूछा जाए तो कहा गया है कि जब शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है और वाक्य के बाहर होता है। जैसे मैंने कोई बोला शब्द राम, तो राम एक शब्द है। यहीं पे बात की जा रही है पद। पद क्या होता है, जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है तो हमारा क्या हो जाता है, पद हो जाता है। जैसे मैंने कह दिया राम खाना खा रहा है, तो एक राम खाना खा रहा है, ये हमारा वाक्य हो गया। और जब राम शब्द आ गया है, यानी कि राम शब्द जब आ गया है किसके अंतर्गत, वाक्य के अंतर्गत, यानी कि जो राम है वो खाना खा रहा है। मैंने कहा खाना कौन खा रहा है, तो आपने तुरंत शब्द दिया, उत्तर दिया कि राम, यानी कि पद हो गया अब राम। और केवल अगर राम कहा जाए, राम जैसे आवाज़ किसी को दे रहे हैं राम, तो क्या हो गया दोस्तों, राम एक क्या है, शब्द है। और जब ये शब्द यानी कि जब राम क्रिया करने लगता है तो क्या होता है दोस्तों, ये वाक्य के अंग बन जाता है और पद रूप ग्रहण कर लेता है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न किया गया है, प्रश्न नंबर दूसरा क्या है, पद के कितने भेद होते हैं। दोस्तों, पद के कितने भेद होते हैं, तो पद के 5 भेद होते हैं। पहला भेद होता है संज्ञा, दूसरा भेद होता है पद में सर्वनाम, तीसरा होता है विशेषण, चौथा होता है अवयव और पांचवा होता है क्रिया। दोस्तों, हमने इंग्लिश में हम सभी ने पढ़ा होगा कर्ता क्रिया कर्म, ये कहते थे, यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद अदर भी बहुत सारी चीज़ें आती थीं, इंट्रोडक्शन के साथ साथ भी कई चीज़ें होती थी। तो दोस्तों, ये जो होता है यानी कि संज्ञा या सर्वनाम, इसके साथ साथ किसी की विशेषता यानी विशेषण वगैरह की बात हो रही है। यहीं पे बात मैं आपको बता रहा हूँ अवयव। तो अवयव शब्द भी या अव्यय शब्द जिसका कोई व्यय ना हो सके, मैंने पिछले वीडियोज में बताया था, कल के वीडियो में अव्यय क्या है तो इसके बारे में जो बताया था उसे आप पिछले वीडियोज में देखिएगा। और 5वां नंबर है क्रिया। क्रिया वो होती है जो हम एक्टिविटी दिखाते हैं, चाहे वो माइंड से एक्टिविटी हो, चाहे वो शारीरिक एक्टिविटी हो, दोनों रूपों में क्रिया को क्या दिखाते हैं दोस्तों, यानी कि एक्टिविटी के रूप में क्रिया को दिखाते हैं। बस यही, जहाँ पर तुम्हें एक्टिविटी, संसार का हर वो वस्तु जो सजीव है वो किसी न किसी रूप में एक्टिविटी करती है।
अब आप कहोगे मोटरसाइकिल सजीव नहीं है फिर भी एक्टिविटी करती है, नहीं करती है एक्टिविटी, लेकिन ये एक्टिविटी तब करती है जब आप उस पर एक्टिविटी करते हैं, यानी आपने उसे स्टार्ट किया, चालू किया और आपने उसको कहीं अन्यत्र ले जाना है। जब आप एक्टिविटी करेंगे उस निर्जीव वस्तु पर तब वो एक्टिविटी करेगी, अन्यथा अपनी तरफ से एक्टिविटी नहीं करती, इसलिए वो निर्जीव है। और आप सजीव हैं, पेड़ पौधे सजीव हैं, जीव जंतु सजीव हैं, कीड़े मकोड़े सजीव हैं। संसार में जो सजीव है, जो श्वास लेता है, श्वास देता है, बात समझिएगा, जो गैस को ग्रहण करता है, गैस को छोड़ता है, कहने करता है श्वास का लेना, श्वास का छोड़ना, यही जो क्रिया होती है, ये क्या होती है दोस्तों, इसी को हम क्रिया कहते हैं और इसी को हम एक्टिविटी कहते हैं। समझ गए। आप देखिएगा यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 के रूप में मैंने लिखा था संज्ञा किसे कहते हैं। तो दोस्तों जो संज्ञा किसे कहते हैं मैंने बताया है, तो उससे देखिएगा किसी प्राणी या वस्तु हो या कोई स्थान ले लिया जाए, भाव ले लिया जाए किसी का, इन सभी के नाम की ही संज्ञा होती है, यानी कि इन्हीं को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने शब्द बोला राम, तो आपने तुरंत कहा ये संज्ञा है। यहीं पे मैंने कहा दिल्ली, तो आपने तुरंत कहा ये संज्ञा है। मैंने तुरंत कहा, मान लो किसी वस्तु का नाम ले दिया, इसमें मैंने बोला बुक्स, यानी कि कोई पुस्तक का नाम लिया, जैसे मैंने कहा रामायण, तो ये हमारी क्या है दोस्तों, संज्ञा है। अब यहीं पे बात मैंने आपको कर दूं, भाव की बात हो रही है यहाँ पे, भाव, यानी कि भाव के रूप में मैं जब बात करता हूँ तो तुमसे मैं एक बात कहूँ कि ये बताइएगा कि वो लड़का बहुत ईमानदार है, यानी कि उसका भाव है ईमानदारी। बात समझ में आ गई ना। तो बस ये भाव है, जहाँ पर प्राणी वस्तु स्थान या भाव का नाम होता है उसी को हम संज्ञा कहते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, नोट को नोट में कर लेना, लिख लेना कि संज्ञा का अन्य अर्थ नाम होता है, चाहे वो किसी का भी हो। समझ गए दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ पे प्रश्न आया है संज्ञा के प्रकार, इससे कई प्रश्न भी बन जाते हैं। इनका हम एक प्रैक्टिस सेट कराएंगे, अच्छे से कराएंगे। देखिएगा संज्ञा के 2 प्रकार होते हैं, संज्ञा के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है व्युत्पत्ति के आधार पर और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं 5 प्रकार के, परेशान मत होइएगा, ये इंग्लिश में पढ़ते आए हो आप 5 प्रकार के, लेकिन हिंदी में आप 2 प्रकार के पढ़िएगा, एक व्युत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब यहाँ पे प्रश्न जब किया जाएगा व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, तो आप कहेंगे दोस्तों, तब आप कहेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार 3 होते हैं। आप देखिएगा कौन कौन से होते हैं, उन्हें भी देखिएगा। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के जो प्रकार होते हैं वो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। मैंने ये पार्ट में कराया था पिछले वीडियो में, जहाँ पर मैंने शब्द भेद कराए थे, उनमें मैंने ये पार्ट कराया था। उन्हीं में से आप पढ़िएगा, उन्हें पढ़िएगा, बहुत अच्छी मतलब अच्छे से बताया गया है। रूढ़ को भी मैंने क्या बताया था, यौगिक को भी कुछ बताया था, योग रूढ़ को भी बताया। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, पीछे भी देखें, तभी आपको समझ में आएगा। अब देखिएगा यहाँ पर दूसरा, इसी में दूसरा नंबर बोलता है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होंगे, तो आप तुरंत उत्तर दे सकते हैं कि दोस्तों 5 प्रकार के होंगे। जब आप 5 प्रकार की बात करते हो तो यहाँ पे अब इंग्लिश वाली बात आ जाती है। अब तुम अंग्रेजी में जो पढ़े हैं वही अब तुम हिंदी में पढ़ोगे, यानी कि अर्थ के आधार पर। हमेशा इंग्लिश में हम लोगों को अर्थ के आधार पर संज्ञा पढ़ाई गई है, अब व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा नहीं पढ़ाई गई है, परंतु हिंदी में आपको 2 प्रकार की संज्ञा पढ़ाई जाती हैं, एक व्युत्पत्ति के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर मैंने बता दिया 3 प्रकार की होती हैं, जिन्हें रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ कहते हैं। और अर्थ के आधार पर दोस्तों 5 प्रकार की होती हैं, मैंने बताया है। और यहीं पे मैं आपको एक बात बता दूं, जो 5 प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है समूहवाचक संज्ञा, चौथा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां होता है मेरे दोस्तों भाववाचक संज्ञा, या इसी को कहते हैं गुणवाचक, यानी किसी के अंदर क्या गुण है, क्या भाव है, ये भी संज्ञा का ही एक रूप होता है। और इसका मतलब यही नहीं होता कि केवल गुण की बात की जाए,
भाई मेरे गुण की ही बात नहीं की जा सकती, इसमें अवगुणों को भी दिखाया जाएगा। ऐसा नहीं कि केवल गुण ही गुण दिखाए जाएं। ये कहा जा सकता है कि उसका भाई चोर है, तो यानी कि जो चोर है, चोर शब्द जो कहा गया है, यानी कि चोर शब्द जो कहा गया है वो क्या है दोस्तों, हमारा गुणवाचक के रूप में आ जाता है, वो अवगुणवाचक के रूप में आता है, अवगुण नहीं है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे, यहीं पे मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बात की थी, अब इन्हीं संज्ञाओं को पढ़ लीजिएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे मैंने कहा सर्वेश्वर स्टडी, जो चैनल का नाम है वही मैंने यहाँ पे बोल दिया है। तो सर्वेश्वर स्टडी, चैनल तो अनेक हैं, परंतु जब सर्वेश्वर स्टडी चैनल का नाम लेते हैं तो तुरंत याद आता है केवल एक ही सर्वेश्वर स्टडी चैनल है, जिसका नाम है केवल सर्वेश्वर स्टडी चैनल। जो कौन चलाता है, तो मैं फैकल्टी संदीप यादव चलाता हूँ। यहीं पे मैं आपको बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश, राज्य तो बहुत हैं दोस्तों, परंतु राज्य एक जो सिंगल राज्य के रूप में बोला जा गया है, यानी कि जिसे एक को संबोधित किया गया है, सिर्फ एक को ही संबोधन के रूप में बात की गई, यानी उत्तर प्रदेश की, तो आपने तुरंत जान लिया व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैंने यहाँ पे कहा रामायण, तो रामायण हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि और कोई, जब भी हम कहें धार्मिक पुस्तकें ले आओ, तो आप पता नहीं कौन सी धार्मिक पुस्तक ले आ सकते हो सकता है आप विष्णु पुराण ले आओ, हो सकता है महाभारत ले आओ, हो सकता है रामायण, लेकिन जब मैं कहूँगा कि रामायण ले आओ, यानी कि अब मैंने आपको एक बोध करा दिया, अब मैंने एक संकेत किया केवल एक वस्तु की ओर, रामायण की ओर। समझ गए दोस्तों, बस यही होता है, जहाँ एक वस्तु की ओर इशारा किया जाए, बोध कराया जाए एक वस्तु या व्यक्ति का, बस यहीं पे क्या हो जाता है, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। अब देखिएगा दोस्तों, नंबर दो होता है जातिवाचक संज्ञा। इसे समझिएगा, जातिवाचक संज्ञा वह होती है जो किसी जाति का बोध कराती हो। अब इसमें जाति का शब्द ये नहीं होता कि मैं यादव हूँ और आप ठाकुर हैं, या कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, ये कोई चीज़ नहीं। जाति का मतलब होता है जिसकी एक प्रॉपर समूह के रूप में, समूहवाचक अलग होता है, जिसका एक प्रॉपर कैटेगरिया हो। कहने का अर्थ है, यहाँ पर बात की जाए जैसे राज्य, तो कई सारे राज्य हो सकते हैं, कई राज्य हो सकते हैं। बस जब कई राज्य हो सकते हैं तो इसका मतलब हमारा राज्य हो गया। राज्य क्या है, जाति है एक, जिसके अंतर्गत नाम दिए गए हैं। अब यहीं पर मैं आपको एक बात बता दूं, नदी, कई प्रकार की नदियां हैं, कई बड़ी नदियां हैं, कई छोटी नदियां हैं, हाँ, कहीं चौड़ी नदियां हैं तो कहीं पतली नदियां हैं। तो ये सभी क्या हैं, नदियां जो हैं वो हमारी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। अब यहीं पे बात की जाए जानवर, दोस्तों जो जानवर है हर प्रकार का पाया जाएगा, हर प्रकार का होगा, गाय, भैंस, घोड़े, बकरी, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक जाति को इंगित करता है, यानी कि जानवर को इंगित करता है, जाति बना दी है। अब समझिएगा, यहाँ पे बात की गई है समूहवाचक की, नंबर 3 में समूहवाचक को समझिएगा। समूहवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता हो, जैसे परिवार। जैसे ही मैंने शब्द कहा परिवार, तो परिवार शब्द कहा, ये कोई एक जाति नहीं होगी, परंतु हाँ, परिवार में कई सदस्य होते हैं, तो सदस्यों का समूह हमारा क्या कहलाता है, परिवार कहलाता है। जैसे सर्वेश्वर स्टडी चैनल पर अभी हमारे जो सब्सक्राइबर्स भाई लोग हैं, जो दोस्त हैं, वो क्या हैं, वो हमारे सर्वेश्वर स्टडी चैनल का परिवार है, मेरे सदस्य हैं। तो ये हमारा क्या है, समूहवाचक है। यहीं पे बात की जाए पुस्तकालय, पुस्तकालय में अनेकों प्रकार की किताबें पाई जाती हैं, तो किताबों का समुदाय है, समूह है पुस्तकालय में, इसलिए क्या हो गया दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा हो गया। सेना की बात की जा रही है, सेना हमारा समूहवाचक कैसे है, क्योंकि इसमें कई सैनिक हैं जो हमारे समूह को इंगित करते हैं। यहाँ पर एक समूह होता है, ये क्या कहलाता है, समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। अब देखिएगा चौथे नंबर पर क्या बताया गया है, चौथा नंबर बताया गया है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो द्रव्यवाचक संज्ञा है, जिस शब्द से नाम, नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो, यानी कि द्रव्यवाचक, यानी कि पदार्थ का,
ये तो पता होना चाहिए। तथा जिससे कोई अन्य वस्तु बनी हो, कहने का अर्थ यहाँ पे कोई वस्तु बनी भी हो सकती है और नहीं भी बनी हो सकती है, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। द्रव्य का मतलब होता है ठोस, द्रव, गैस, तीनों रूपों में पाया जाना। ये मैंने देखो नोट में बताया है, ठोस, द्रव, गैस के सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। अब तुम कहो, जैसे किसी नाम ले रहे हो तो ये भाई प्रॉपर में पहुंच गया। प्रॉपर का मतलब है हमारा व्यक्तिवाचक में पहुंच गया। मैं करा रहा हूं द्रव्यवाचक यानी पदार्थ। अब आप किसी भी पदार्थ का नाम ले सकते हैं। गेहूं एक पदार्थ है हमारा, सोना एक आभूषण जो भी हमारा पदार्थ है, दूध ये भी हमारा पदार्थ है, कैल्शियम भी हमारा पदार्थ है। यानी कि जो चीज़ जिस चीज़ को हम स्वयं बनाते नहीं हैं परंतु हम किसी न किसी रूप में ग्रहण करते हैं। कहने का अर्थ, मैंने गेहूँ फसल के रूप में ग्रहण किया, सोना मैंने पृथ्वी से उत्पन्न किया, और पृथ्वी से मैं कोई फसल थोड़ी ना बो रहा हूँ, ये पृथ्वी के द्वारा जो पदार्थ प्राप्त हुआ। यहाँ पे ये तो ठोस के रूप में आ गया कुछ चीज़ें। दूध हमारा, जल हमारा, पेट्रोल, डीजल, ये सभी हमारे क्या हैं दोस्तों? द्रववाचक संज्ञा यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा के रूप में आ जाते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे मैं एक बात बता रहा हूँ, अंतिम है इसे देखिएगा, भाववाचक संज्ञा। पांचवी संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। तो जो भाववाचक संज्ञा है यानी कि ये कैसे पता चलेगा कि ये भाववाचक संज्ञा? जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के भाव, गुण, दशा आदि का बोध होता है, ये हमारा भाववाचक संज्ञा कहलाता है। मैंने आपको बताया है, मैंने जब भाववाचक के बारे में बात बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, कि इसमें सिर्फ गुण ही नहीं अवगुण भी हो सकते हैं। कैसे? जैसे ईमानदारी की मैंने बात की। ईमानदारी हमारा क्या है? ये हमारा एक गुण है। क्या है दोस्तों? गुण है। यानी कि मेरे अंदर एक गुण है, क्या? ईमानदारी का। मैं बेईमान हूँ तो मेरे अंदर एक अवगुण है, किसका? बेईमानी का। बचपन, ये एक दशा को, किसको? दशा को दिखा रहा है, दशा की ओर इंगित कर रहा है, संबोधित कर रहा है कि ये कौन सी दशा है? बचपन की दशा है। बचपन में बच्चे खेलते खाते हैं, उन्हें पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता, और जब भी किसी से पूछा जाता है सबसे अच्छा तुमने अभी तक जीवन में क्या पाया, तो लोग कहते हैं बचपन, है ना। तो बचपन से बढ़कर आज तक कोई अच्छी चीज़ नहीं मिली है। बचपन में वही माँ बाप गोदी में बैठाते थे, और जब बड़े हो जाते ना तो वही माँ बाप गोदी से उतार देते हैं। इसलिए हमेशा मैं तो चाहूँगा कि हर किसी को माँ बाप की गोदी मिली रहे, बचपन मिला रहे, कोई बड़ा ना हो। आप देखिएगा दोस्तों, इसी में गरीबी भी एक दशा है। जब भी कहते हैं उसकी कितनी बुरी दशा है, यानी कि उसके पास बहुत गरीबी है। समझ गए दोस्तों? कि गरीबी एक प्रकार की नहीं होती, गरीबी कई प्रकार से पाई जाती है। एक तो आमदनी से गरीबी, जिसके पास आमदनी नहीं आती, पैसे नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, बिल्कुल गरीब है कह देते हैं। एक गरीब वो होता है जो लाचार होता है, जिसके पास अरबों की संपत्ति तो है लेकिन उसके पास माँ बाप नहीं है, भाई बहन नहीं है, बीवी बच्चे नहीं हैं, ना उसके ऊपर की पीढ़ी है ना उसके नीचे की पीढ़ी है। अब वो लाचार है, मैं अपनी ये संपत्ति किसको दान करूं? ये उसके पास एक लाचारी है। लाचारी क्या है? गरीबी है। जो लाचार होता है वो भी एक गरीब होता है। समझ गए दोस्तों? गरीबी कई प्रकार से पाई जाती है। आप पिता के पास जाइए, जो पिता रोता है अपने बच्चों के कारण, उसके पास गरीबी नहीं है, वो अरबों की संपत्ति का मालिक है, लेकिन उसके बच्चों ने उसे वृद्धाश्रम छोड़ दिया। अब वो बेचारा लाचार है। लाचार का मतलब उसका जो भाव है, जो वो गरीबी का भाव है, उस समय वो गरीबी नहीं जो पैसों से दिखाई जाए, लाचारी से दिखाई जाए, वो भाव उसकी उस लाचारी का है जो अपने बच्चों के सामने कह नहीं सकता। समझ गए दोस्तों? गरीबी कई प्रकार से होती है। आप देखिए, मैंने नोट में कुछ लिखाया है, ये नोट अपने आप में लिख लेना, समझ लेना अच्छे से। संज्ञा हो, सर्वनाम हो, क्रिया हो, विशेषण और अवयव में प्रत्यय जुड़ने से बने शब्द, बात समझ गए ना दोस्तों? ये सभी क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। कैसे? जैसे मैंने कोई ईमान की बात की, ईमान में दारी शब्द जोड़ दिया, ईमानदारी बोल दिया, ईमानदार शब्द बोला, ईमानदार के बाद ईश प्रत्यय लगा दिया, ईमानदारी हो गया। बचपन, ये हमारा क्या है? ये भी हमारा एक प्रत्यय के रूप में जुड़ जाता है।
गरीब प्लस ई गरीबी प्रत्यय बन जाता है। यानी कि जो इसमें प्रत्यय मिल जाता है, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, क्रिया हो, विशेषण हो या अव्यय हो, इनमें क्या होता है, प्रत्यय जुड़ने पर भाववाचक संज्ञा बना देते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। पूरा वीडियोस देखा करें, पढ़ा करें, पूरा का पूरा नोट किया करें। इसीलिए मैंने यहाँ पर डाउनलोड के लिए भी ऑप्शन दे रखा है। मैं तो सोच रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे बच्चे भी पढ़ें, मेरे सामने वाले भी पढ़ें, मेरे सर्वश्रेष्ठ स्टडी चैनल के जितने भी सदस्य भाई लोग हैं वो भी सब पढ़ें। डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, परंतु वीडियोज़ को एक बार पूरा पढ़िएगा। और दोस्तों इस वीडियोज़ को लाइक्स कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा बनाया हुआ प्रत्येक वीडियोज आपको नोटिफिकेशंस के रूप में मिलता रहे। दोस्तों जब आपको जॉब लगेगी ना, तो आपके माता पिता के बाद सबसे बड़ी खुशी मुझे होगी, क्योंकि मेरे माध्यम से नहीं बल्कि मेरे चैनल के माध्यम से जब आपको किसी प्रकार से जॉब मिल जाती है, तो आप मेरे चैनल के साथ साथ मेरे देश की इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं। मेरे चैनल से कुछ नहीं लेना देना, परंतु मेरे देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, बस मुझे इसी चीज़ से खुशी हो जाती है। तो दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।